डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भाई। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि यूपीएससी मेंस 2022 का अब रिजल्ट आ चुका है ना। और बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होंगे, बट फिर भी हम लोग कुछ फैक्ट की चर्चा तो करेंगे ही। लेकिन आज की वीडियो का जो मेन मोटो है वो ये समझने का है कि देखो, मेंस 2022 के रिजल्ट से हम क्या सीख क्या सकते हैं, है ना, क्या सीख हमें मिलती है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा फोकस जिस पर हम लोगों का रहेगा वो ये है कि इस लिस्ट में जो कल ये लिस्ट आई है, इसमें आने के लिए हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, है ना, कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो हमें लेने चाहिए ताकि हम भी इस लिस्ट में आ सके। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो लोग कल सेलेक्ट हुए हैं, है ना, कुछ तीन चार फ्रेंड भी हैं मेरे जो सेलेक्ट हुए हैं, एक दो लोग सेलेक्ट नहीं भी हुए हैं, है ना, डिमोटिवेटेड भी हैं वो। तो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। मतलब मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सेलेक्ट हमारे तरफ से हुए हैं या जो मेरे दोस्त मित्र हैं वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जो लोग इस लिस्ट में आ चुके हैं वो लोग पता है क्यों इतने खुश हैं या इसकी खुशी का ठिकाना क्यों। देखो, यूपीएससी ना इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है ना, भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। और भारत में जो इंसान रहता है ना, उसके लिए इससे बड़ी खुशी इसलिए नहीं हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आईएएस के बिना खुश नहीं रह सकते हैं या आपकी आईएएस की सर्विस में आपको खुशी कितनी मिलेगी, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से जो आपको खुशी मिलती है, आपको ये लगता है कि मैंने भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्वालिफाई किया है, ये जो खुशी है फिर आपको अपने आप पे प्राउड फील होता है। और खुद पे प्राउड ना, बहुत कम ऐसे पल होते हैं जीवन में जब इंसान को खुद पे गर्व होता है। और ये एक ऐसा एग्जाम है जब आप इस लिस्ट में आते हो, हालांकि इसके बाद एक लिस्ट और आनी है इंटरव्यू के बाद, लेकिन अगर आप इस लिस्ट में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, अभी प्रीलिम्स हुआ है तो मेंस का रिजल्ट आया, तो मेंस होने के बाद फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट आ जाएगी, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। तो स्टेप में अब दूसरा स्टेप है ना, आप यहाँ पर आपका लगभग 80% काम हो चुका है, अब 20% काम की बाकी जो है बाकी है अब आपका। तो अगर आप इस लिस्ट में आ जाते हैं तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। पर क्या इस लिस्ट में आना आसान है? नहीं। अगर आपको मैं फैक्ट की बात करूं, ध्यान से समझो, 16 सितंबर से 16 सितंबर से 25 तक इसके एग्जाम हो, यूपीएससी का मेंस का एग्जाम हो, है ना। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, लगभग 11-12 हजार बच्चे जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई किए गए थे, उन बच्चों ने एग्जाम दिया। अब यहाँ पे समझो, कल जो रिजल्ट आया है इसमें 2527 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, है ना। ये अगर आप ओवरऑल देखेंगे परसेंटेज तो आपको 2.5% दिखता है वैकेंसी, और ये रेशियो काफी सालों से बना हुआ है मेंस में, अगर आप देखेंगे। अब यहां से जो है टोटल वैकेंसी इस बार कितनी है? 1011। ठीक है, तो ये 1011, अब इसमें से भी काफी लोग छटेंगे, बाकी लोग जो बचेंगे वो सर्विस में जाएंगे, है ना। ये है आंकड़ों का खेल। अब आप एक चीज सोचिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो लगभग मैंने आपको बोला 11 से 12 हजार बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। तो ऐसा क्या था कि 7,500-8,000 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं? उन बच्चों ने ऐसा क्या नहीं किया जो इन बच्चों ने किया था? कुछ तो अलग किया होगा ना इन बच्चों ने, तभी तो ये लोग लिस्ट में है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि क्या ऐसे ही सब लोग एक जगह से थे? नहीं, सब लोग सीरियस एस्पिरेंट थे जिन लोगों ने मेंस क्वालिफाई, प्री क्वालिफाई किया था। सॉरी, जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, 12-13 हजार बच्चे, वो काफी सीरियस एस्पिरेंट थे। बट ये बच्चे वो हैं जो स्मार्ट है। अब इन लोगों ने क्या किया, देखो पहली चीज, और वही आपको सीखना भी है, वही चीज आपको सीखनी भी है। जो बच्चे, देखिए ध्यान से समझिए भाई, जिन बच्चों का क्वालिफाई हो गया है, जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, अब आप लोगों को फोकस करना है साक्षात्कार पर, है ना, इंटरव्यू के लिए। और साक्षात्कार के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इतना सिर्फ मैं कहना चाहूंगा कि देखो, जो आप हो ना, वही यूपीएससी बोर्ड के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, है ना। ओवर स्मार्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या उन लोगों के सामने अपनी चीजें ऐसी दिखाने की कोशिश मत करना जो आप नहीं हो, वो लोग पकड़ लेंगे। बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो उनके सामने कुछ भी ऐसी चीज मत करिएगा जिससे आपका इंप्रेशन गलत चला जाए, है ना। आप लोग बहुत मेहनत भी किए हैं, इतना अभी इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई करके आप यहाँ पे पहुंचे हो, तो अब यहाँ से रिस्क मत लेना। जो आपके दिल में है ना, क्यों आईएएस बनना चाहते हो, क्यों, अगर नहीं भी है अब से दिल में लाओ कि आपका एक जो एम है आईएएस बनने का, वो सिर्फ स्टेटस और पावर या मनी से ओरिएंटेड नहीं है। आपका एम जो है आईएएस बनने का, वो समाज के लिए कुछ करने का होना चाहिए। अपनी इस जीवन को किसी ना किसी तरीके से देश के लिए यूटिलाइज करने का होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति की मदद करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। ये चीजें सोचकर आप अपने अपने एम के साथ आगे बढ़ेंगे, इंटरव्यू और बोर्ड जो है बहुत अच्छे मार्क्स देगा, कुछ और नहीं चाहिए। अब ज्ञान का टेस्ट हो चुका,
अब आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होना है, किस तरह के व्यक्ति हैं आप, ठीक है, आपकी सोच क्या है, एज ए प्रशासनिक अधिकारी आप क्या स्टेप लेंगे, एज ए प्रशासनिक अधिकारी आप समाज के लिए कितना आप एसेट बनेंगे या लाइबिलिटी बनेंगे, संपत्ति बनेंगे या देश पे या सरकार पे बोझ बनेंगे, ये आपका परीक्षण होगा। तो वो बच्चे डेफ फील करेंगे। सेकंड जो आपका सेकंड डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा 8 से 16 दिसंबर के बीच में, आप लोगों को वो फिल करना है, बहुत ध्यान से भरना है, उसमें चेंजेस अलाउ नहीं होते हैं बाद में, तो उसको बहुत ध्यान से भरिए और अपने व्यक्तित्व की तैयारी करिए। काफी स्मार्ट है आप लोगों को, बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत है नहीं। मेन फोकस उन बच्चों का है जो बच्चे या तो फेल हुए हैं या फिर जो बच्चे अभी तैयारी में उतरे हैं, उनको क्या ऐसा करना होगा। ध्यान से समझो मेरी बात को, बहुत एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझना है। देखो इन बच्चों ने क्या किया जो क्वालिफाई हुए। पहली चीज तो ये है कि ये भीड़ से अलग होंगे। भीड़ से अलग होने का मतलब क्या है, मैंने एक एक वीडियो में पहले भी कहा था, भीड़ से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी जो लोग कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उससे बिल्कुल कुछ अलग करने लगो, ऐसी सोच नहीं है, ना ही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा मतलब यूपीएससी में भीड़ से अलग होने का मतलब ये है, या स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूपीएससी में ये है कि जो बाकी लोग तो कर रहे हैं वो तो करना ही है, बट कुछ एक्स्ट्रा भी करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। क्या ऐसी चीजें हैं जो बाकी लोग नहीं करते हैं, हमें करनी है, या इन बच्चों ने कहाँ पे कमी की है, कहाँ पे लैग किए हैं। आप लोग भी जानते हैं बहुत सारी चीजें कहाँ पे लैग करते हैं, ताकि आप लोग लिस्ट से चूक चूक जाते हैं, समझो इस बात को। देखो इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ये लोग स्मार्ट हैं तभी तो लिस्ट में है, ठीक है ना। अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी के फॉर्म पे इन्होंने क्या किया होगा, देखो सबसे पहले एक चीज बताओ, आपको पता है कि यूपीएससी में एसए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, पता है, सब बच्चे जानते हैं। मुझसे पहले आप लोगों ने, मैं तो अभी पढ़ाने की फील्ड में उतरा हूं ना, आप मुझसे पहले आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे बच्चे या ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे टॉपर, बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे की बहुत बड़ी भूमिका है ना। तो ऐसे की बहुत बड़ी भूमिका है, पता है, आप लोग जानते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे लिखते हैं रेगुलर, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे के इंट्रोडक्शन पे काम करना शुरू कर दिया है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कंक्लूजन पे काम करना शुरू कर दिए ऐसे की। देखिए ना, खुद से पूछ के देखिए किया है क्या, और अगर किया है तो क्या रेगुलरिटी से किया है, क्या ऐसे की कोटेशंस आप लोगों ने लिख ली है, नहीं किए है ना, बट इन लोगों ने किए थे। इन लोगों में से जो 12-13 हजार लोग, जो या जो 8 से 9 हजार लोग नहीं सेलेक्ट हुए, उन लोगों ने नहीं किया, है ना, यही कमी रही है, उनको समझना है ध्यान से। देखो ऐसे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी में, बट नहीं किया। दूसरी चीज समझ लो, पता है यूपीएससी में एथिक्स पेपर का बहुत बड़ा रोल है ना। एथिक्स का, एसए, एथिक्स और ऑप्शनल, बार बार कहता हूं 3 पेपर है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, उस पर आपको काम करना है, समझो। अब पता है कि केस स्टडी का बहुत बड़ा रोल है इस एथिक्स में, अगर आपको स्कोर करना है तो केस स्टडीज पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, पता है ना ये चीज। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर केस स्टडीज लिखते हैं, है ना, बट ये लोग लिखते थे ना, ये लोग लिखते थे तभी तो ये लोग लिस्ट में है। केस स्टडीज बहुत अच्छे से लिखनी पड़ेगी, और ये चीज जो है केस स्टडी जो है वो आपको आती है किससे, प्रैक्टिस से। सबसे ज्यादा यूपीएससी में प्रैक्टिस किसी चीज की जरूरत है, एक तो प्रीलिम्स के पेपर जो हम लोग करते हैं, उसके बाद केस स्टडीज की। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। प्रैक्टिस जो है ना इंसान को परफेक्ट बनाती है। केस स्टडीज में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट बनेंगे, और जितने परफेक्ट बनेंगे, मैं 100% कहता हूँ, इसी चीज का इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में भी दिखता है, इंटरव्यू में भी। क्योंकि केस स्टडीज में क्या है, वही तो है, एज ए प्रशासनिक अधिकारी आप क्या करेंगे, आपको एक केस दे दिया जाता है, ये कुछ हो गया, ये दंगा हो गया सोसाइटी में, यहाँ पर भीड़ ने वायलेंस कर दी है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यही तो होता है केस स्टडीज। तो ये इंटरव्यू में भी हेल्प करती है। तो इससे आपको ना केवल एथिक्स के पेपर में बल्कि इंटरव्यू में भी हेल्प मिलती है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर केस स्टडीज लिखते हैं, लिखते हैं क्या, नहीं। दूसरी चीज आप एक और समझिए, ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल है, बट कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी को डिकोड कर लिया है। ध्यान से समझो, यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर की एक स्ट्रेटेजी होती है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उसको डिकोड कर दिया है ना, इन्होंने किया था, इन्होंने इस स्ट्रेटेजी को डिकोड कर दिया था, तभी तो लिस्ट में है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन बच्चों ने की हैं, आपने नहीं की है ना। दूसरा, इनके अंदर एक टैलेंट और होगा, ये लोग आलसी नहीं होंगे। अब आप लोग कहेंगे कि सर आलसी तो हम भी नहीं है, हार्डवर्क तो हम भी करते हैं, मेहनत तो हम भी करते हैं। यूपीएससी में आलस का अलग मतलब है, एक अलग वीडियो बना दूंगा इसमें। यूपीएससी में आलसी ये नहीं है कि आप मेहनत पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, आप सो रहे हैं। यूपीएससी में आलस ये है, आप ये करते हैं कि नहीं करते हैं,
है ना। आप इस चीज को फॉलो करते हैं कि नहीं, जो चीज जानते हैं यूपीएससी में जाने के लिए जरूरी है उस चीज को फॉलो करते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। उस चीज को फॉलो करते हैं अपने जीवन में या नहीं करते हैं, ये लोग नहीं थे आलसी, ये लोग इस चीज को फॉलो करते थे, इसलिए इस 25 और 27 की लिस्ट में है ना। तो भीड़ से अलग है, ऐसे पे काम कर रहे हैं, केस स्टडीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑप्शनल को डिकोड करके वर्क कर रहे हैं, ये बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। आपको भी यही करना है। जो बच्चे 23 दूर नहीं है, 24 दूर नहीं है, 25 दूर नहीं है, 26 दूर नहीं है, ठीक है। अगर आप 24 के पेपर को भी, आप में से बहुत सारे बच्चे 24 की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं इतना कहना चाहूंगा 24 में भी 15 महीने ही बचे हैं, ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर आपको लगता हो कि 24 में पता नहीं 2 साल बचे हैं या अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। 15 महीने का समय और करना कितना कुछ है, देख लो। तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। मैंने बोला ना शुरुआत में वीडियो में, इस पे बात नहीं करूंगा क्या सिलेक्ट हुआ है क्या कुछ है, नहीं। करना क्या है इस लिस्ट में आने के लिए, सबसे बड़ी खुशी, जीवन की सबसे बड़ी खुशी है ये। इसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। इसके आने के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो बाकी लोगों से अलग हो, जो भीड़ से आपको अलग बना दे, जो भीड़ से आपको अलग बना दें, कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब देखो तीसरी चीज इसमें क्या है, देखो ध्यान से समझो, हिंदी मीडियम के लिए खास करके ये चीज है। प्रीलिम्स का एग्जाम यूपीएससी में ना, अब हिंदी मीडियम वाले बहुत बच्चे कम क्वालिफाई कर पा रहे हैं, है ना। अब प्रीलिम्स क्या है, चाबी है ताला की, ताला खुलेगा तो अंदर जाओगे ना, ताला ही नहीं खुल रहा है। अखाड़े के अंदर जाने के लिए कुछ रस्सियों को तो क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ये वही रस्सी है बीच में आ रही है, इसको क्रॉस करके अंदर जाओगे तब फाइट करोगे। और इसको क्रॉस करने के लिए हो क्या गया है, दिक्कत कहां पे, ध्यान से समझो। एक तो यूपीएससी ने पिछले 3-4 सालों में जीएस के पेपर को बहुत टफ कर दिया है। आप समझो, टफ का मतलब भी अलग है यहाँ पे। टफ का मतलब क्या है, देखो यूपीएससी जब से बना है एग्जाम करवा रहा है, पेपर तो तब से टफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टफ थोड़ा सा अलग टफ है, मतलब अलग मुश्किल है। वो क्या है, पहले रैंडम प्रश्न 5 से 10 आ रहे थे या 10 से 12 आ रहे थे, अब रैंडम प्रश्न की संख्या जो है 35 से 40 जा पहुंची है। और उसका एक प्रमाणिक चीज आप ये देख लेंगे कि जब पेपर होता है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं उनके आंसर्स में 15 से 20 क्वेश्चन आंसर गलत होते हैं, आंसर के भी होते हैं ना, फैक्ट है ना ये चीज। दूसरी प्रमाण आप इस चीज को टफ होने का ये देखेंगे कि कट ऑफ जो है वो डाउन जा रही है। अगर आप देखेंगे पिछले साल 87 की कट ऑफ है जीएस के पेपर में, वैकेंसीज कम हो तो कट ऑफ बढ़ना चाहिए ना, वैकेंसीज कम है कट ऑफ भी डाउन जा रही है, इसका मतलब एक ही निकल के आएगा, पेपर टफ। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज जो गले की हड्डी हिंदी मीडियम के लिए बन गया है वो है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये गले की हड्डी है, क्यों बता रहा हूँ। इसमें भी यूपीएससी ने इवॉल्व किया है, मतलब पहले 35 के आसपास कॉम्प्रिहेंशन के पेपर क्वेश्चन आते थे, है ना। 35 कॉम्प्रिहेंशन आया था ना, तो हिंदी माध्यम का बच्चा बहुत रिलैक्स हो जाता था, उसको लगता था ठीक है कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, 5-7 क्वेश्चन मैथ के कर लेंगे, रीजनिंग के, और हो जाएगा काम। बट अब क्या हो गया, यूपीएससी ने 35 से कम करके 22 क्वेश्चन कर दिए, किसके, कॉम्प्रिहेंशन के। अब 24 क्वेश्चन किए हैं, 27 तो लगभग सही हर हाल में कर रहे हैं, तो 24 के बाद आपको अटेम्प्ट कितने, कम से कम 45-50 तो अटेम्प्ट करोगे ही ना, तब जाके कुछ गलत होंगे तब जाके आप क्वालिफाई करोगे। मिनिमम 45 अटेम्प्ट करोगे ही, 45 अटेम्प्ट करोगे, 25 कॉम्प्रिहेंशन के हैं, 20 तो मैथ रीजनिंग के करने पड़ेंगे, और वहीं पे गेम हो रहा है। हिंदी माध्यम के बच्चों का मैथ और रीजनिंग वीक होता है, ये जनरली देखा गया है, ऐसा नहीं है हर बच्चे का वीक होता है, बट ज्यादातर बच्चे फिर इसमें अच्छी कमांड नहीं होती है। उस वजह से सीसेट उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। और वो जो 24 प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन में पूछ रहा है यूपीएससी, उसका लेवल भी बहुत टफ है। ज्यादा नहीं कहूंगा, 3 साल का पेपर 19, 20 और 21, या फिर 20, 21 और 22 का कॉम्प्रिहेंशन उठा के देख लीजिए, आपको दिख जाएगा यूपीएससी किस लेवल का कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है। बहुत अच्छा लेवल है कॉम्प्रिहेंशन का, इससे पहले नहीं दिखेगा। 18 से पहले की चीजें आप देखोगे, आपको कॉम्प्रिहेंशन इतना टफ नहीं दिखेगा। बट अब टफ का मतलब 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 2 कट कर दे रहे हो, बट 2 इतने सिमिलर हैं, इतने सिमिलर हैं, एग्जैक्ट आंसर पर नहीं पहुंच पा रहे हो। और कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है एक ऐसी चीज है जिसमें एग्जामिनर का अपना माइंडसेट है, उसने किस चीज से क्वेश्चन फ्रेम किया है, उसका माइंडसेट क्या है, वो उसको पता है, उसमें आपको कुछ, किसी को कुछ कह नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रीलिम्स क्वालिफाई अगर नहीं करोगे तो मेंस में जाओगे ही नहीं, ये सब चीजें करोगे भी तो फायदा नहीं होगा, है ना। करना क्या है, क्या सिर्फ प्रीलिम्स की वेट करते रहे तब तक नहीं,
प्रीलिम्स को अच्छा करना ही है। इन बच्चों ने प्रीलिम्स को बहुत मजबूत कर रखा है। जो 25 और 27 बच्चे गए हैं, इनका प्रीलिम्स तो बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है ये चीज। तो प्रीलिम्स अच्छा कर रखा है, मेंस को ये चीजों पे वर्क करना है। तो साथ साथ करो ना। साथ साथ का मतलब क्या है? प्री का मेंस, ये होती है तैयारी। सच में प्री का मेंस कहते हैं, बट करोगे कैसे? बताया था एक वीडियो में, जीएस में 400 से ज्यादा स्कोर कैसे करें। ये मैंने वीडियो, उस वाली वीडियो में ये चीज बताई थी, प्लेलिस्ट में है, देख लो जाके, हाउ टू क्रैक यूपीएससी प्लेलिस्ट में। उसमें ये बताया था, है ना। टॉपिक स्पेसिफिक जब तैयारी करोगे तो प्री और मेंस के अकॉर्डिंग एक ही साथ तैयार हो जाएगा। और प्री और मेंस के अकॉर्डिंग तैयार करोगे, प्री का मेंस की तैयारी करोगे तो गधे की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो जाएगी, अपने आप में हो जाएगी। जो टॉपिक मेंस और उससे अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, उसमें प्री की भी चीजें देख लो क्या हो रही। तो प्री का मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। भीड़ से अलग होना होगा, कुछ चीजें ऐसी फॉलो करनी पड़ेगी जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज और देखो, एक चीज छूट गई है भाई यहाँ पे, आंसर राइटिंग। बहुत सारे बच्चों को पता है कि आंसर राइटिंग जो है यूपीएससी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। आंसर राइटिंग पे बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई। पर कितने बच्चे रेगुलर इसको फॉलो करते हैं? आंसर लिखते हैं क्या रेगुलर? तो जब चीजें पता है वो चीजें आप करते नहीं हो। आंसर राइटिंग का लाइव सेशन हर संडे को 11 बजे आता है। इस बार किसी वजह से नहीं आ पाया था, तबीयत ही खराब थी इस वजह से, वरना हर संडे पिछले 4-5 संडे से हम लोग रेगुलर कर रहे हैं 11 बजे आंसर राइटिंग। आ सकते हैं आप लोग वहां पे, है ना। हेल्प होगी, बेसिक से बिल्कुल आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आने वाले 2-4 महीने में देखिएगा आंसर राइटिंग का लेवल आप लोगों का क्या बनता है। ठीक है, उसमें मैं असाइनमेंट के फॉर्म में भी आंसर देता हूँ। तो आपको ये चीजें करनी है, इन चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग यूपीएससी में घुस पाएंगे। ऐसे यूपीएससी में फिलोसफी कैसे पूछ रहा है यूपीएससी, है ना। फिलोसफी कैसे मतलब, पहले आज से 2-3 साल पहले सब्जेक्टिव ऐसे भी आते थे, है ना। सब्जेक्टिव ऐसे मतलब एक इकोनॉमी में पूछ लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पूछ लिया, एनवायरमेंट पे पूछ लिया, महिलाओं पर पूछ लिया। बट अब आठों के आठों 100% ऐसे दार्शनिक है, फिलोसफिक है। जैसे इस बार के पेपर में पूछा गया था, आप एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। दार्शनिक ऐसे। एक और पूछा था, बंदरगाह पर जहाज सबसे सुरक्षित होता है, बट वह इसके लिए तो बना ही नहीं होता है। ये हमने, अच्छा एक चीज और समझ लो भाई, यूपीएससी का जो मेंस हुआ है अभी, जो मैंने आपको बोला सितंबर में हुआ था, जिसका रिजल्ट आया है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है पूरा। एक एसए का पेपर और 4 जीएस के पेपर सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर यूपीएससी मेंस एनालिसिस 2022 को पांचों वीडियो देख लो, हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी, जो 23, 24, 25, 26 में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सारे ऐसे मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं, और 80 के 80 प्रश्न जो है जीएस के, वो मैंने वहां पर डिस्कस किए हैं, तो आप लोग वहां पर देख लो। तो बच्चों ये चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी, है ना। खुशी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो संघर्ष जो है ना जीवन में, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कल एक मित्र क्वालिफाई किए हैं, उनको मैंने स्टेटस भी डाला था उनके बारे में। वो, उनकी सफलता मेरे लिए इसलिए मैटर करती है, या मुझे बहुत खुशी हुई उस चीज की। उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी एग्जाम से कुछ दिन पहले, है ना। यूपीएससी का मेंस जब होना था, तब उनकी मदर का कहीं ना कहीं पर उनका देहांत हो गया था। तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी इंसान के लिए, अब माँ से प्यार किसका नहीं होता है ना। ये तो रिश्ता ही इतना इतना है, और माँ से की मृत्यु हो जाए और माँ चली जाए, तो उस दर्द का अंदाजा तो कोई लगा ही नहीं सकता है। तो वो उस दर्द में थे, बहुत नेगेटिव थे। बोला भी था मुझे कि नहीं मैं एग्जाम नहीं दूंगा। तब मैंने उनको समझाया था कि देखो आपकी मदर कहाँ पर भी होगी ना, वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि आप मेंस ना दो। ठीक है, जीवन कभी रुकता नहीं है, इसको रोकना भी नहीं है। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने मेंस दिया, और कल वो क्वालिफाई भी कर गए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इनसे सीखना ये है कि कठिन से कठिन सिचुएशन में भी यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है, ये अपेक्षा करता है कि आप नहीं रुकेंगे। दुनिया रुक जाएगी, दुनिया, नॉर्मल इंसान रुकेगा ना। आप तो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपको आगे चलकर आईएएस बनना है, इतने बड़े अधिकारी के स्तर पर वर्क करना है सरकार के लिए। आप एक चीज समझ के देखो, आप सरकार के लिए एसेट बनोगे, लायबिलिटी बनोगे, ये आप पे है। ठीक है ना, आप संपत्ति हो देश के लिए, या सिर्फ देश के लिए दायित्व हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको संपत्ति बनना है, आपको एसेट बनना है। और यही चीज यूपीएससी अब इंटरव्यू में जांचेगा, यही जांचेगा ना कि आप सरकार के लिए हो फायदेमंद, देश के लिए फायदेमंद हो या नहीं हो, या सिर्फ अपने आप के लिए फायदेमंद, या सिर्फ अपने परिवार के लिए फायदेमंद।
ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है भाई। संघर्ष जो है वो आपका यूपीएससी में पल पल पर आपको दिखेगा। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे फेलियर्स। अब कल बच्चे जो फेल हुए हैं उनके दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं आप। बड़ी मुश्किल से प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, मेंस में रुक गए। ठीक है, और कई तो ऐसे भी होंगे एक आध नंबर से रुके होंगे, तब तो अलग ही लेवल का दुख होता है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मेंस अगर अच्छा कर लोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ध्यान से समझो। मैंने ये जो 2527 जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं ना, ये बच्चे, इनमें से कौन से बच्चे होंगे जो इसमें आएंगे? पता है कौन से बच्चे होंगे? ध्यान से समझ लो इस चीज को। इनमें से वो बच्चे आएंगे जिनका मेंस में स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा। कई ऐसे होंगे जो मेंस में बिल्कुल 2-4 नंबर से क्वालिफाई किए होंगे, इंटरव्यू में अगर स्कोर नहीं आया तो बाहर हो जाएंगे। पर जिनका मेंस अच्छा होगा ना, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 700 से 750 के नंबर के बीच में मेंस की कट ऑफ जा रही है पिछले 3-4 सालों में। तो आपको 850 नंबर का टारगेट करना है मेंस में। 850 का अगर टारगेट करोगे ना मेंस में, तो पता है क्या होगा? तो ये चीज होगी कि 820 भी ले गए, 825 भी ले गए, कट ऑफ से 100 नंबर ऊपर होगी। और कट ऑफ से 100 नंबर ऊपर रहोगे तो इंटरव्यू में कम भी आए तब भी लिस्ट में आओगे। और अगर इंटरव्यू में भी अच्छे स्कोर आ गया तो अच्छी रैंक, टॉप 50 में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको कहता हूँ, मैं क्या, बहुत सारे टॉपर से आपने सुना होगा, मेंस जो है वो आपको क्या दिलाता है यूपीएससी में? सिलेक्शन। और इंटरव्यू जो है वो आपको दिखाता है कि आपकी रैंक क्या हो। ठीक है, यूपीएससी में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो मेंस डिसाइड करेगा। यूपीएससी में आप किस रैंक पे आओगे, ये आपका इंटरव्यू है। तो अल्टीमेटली सिलेक्शन कौन दिला रहा है? मेंस। अल्टीमेटली सिलेक्शन कौन दिला रहा है? मेंस का पेपर। तो मेंस पे बहुत अच्छे से काम करना जरूरी है, ताकि आपका स्कोर जो है वो लगभग 850 की रेंज में रहे। और 850 लाने के लिए इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात काम करना पड़ेगा। 36 मंथ करंट अफेयर जो है, प्रीलिम्स का जो इवोल्यूशन प्रोसेस में कह रहा हूँ ना, पेपर टफ हो रहा है, वो उसमें एक चीज ये भी है, 3 सालों के करंट अफेयर पर यूपीएससी फोकस कर रहा है। तो मैं 36 मंथ का करंट अफेयर की सीरीज लेकर हम लोग आए हैं। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। उस वीडियो को देखें, शेयर करें, नोट्स बना लें। मैक्सिमम चीजें उसी में से आपकी कवर हो जाएंगी करंट अफेयर को लेकर। करंट अफेयर सबसे बड़ी हेडेक होती है हिंदी माध्यम के लिए। ठीक है, तो उस चीज को आप लोग देखें, शेयर करें। उसके अलावा कोई डाउट हो, कोई भी चीज को लेकर परेशानी हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। जो बच्चे मेंटोरशिप में जुड़ना चाहें, ठीक है, 24 के पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा है, अच्छे से तैयारी करें। जो बच्चे मेंटोरशिप प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो उसमें आप लोग कॉल करके, व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको चीजें समझा दूंगा। जल्दी से टारगेट लीजिए, टारगेटेड प्रोग्राम है वो, बहुत अच्छे से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप लोग शामिल होके अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीजें उसमें से होती हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग, वो भी फिर भी आपका अपना डिसीजन है, अगर आप अपने लेवल पर ये चीजें कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हो, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी भी है, सब कुछ अच्छा होगा। जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए मेरी दिल से शुभकामनाएं। जो नहीं क्वालिफाई किए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आज नहीं कल करोगे, बहुत अच्छा करोगे। बस इन चीजों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, 3 चीजें मैंने आपको कई बार बताई हैं। हार्डवर्क से अकेले से काम नहीं होगा, कंसिस्टेंसी से अकेले से काम नहीं होगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, है ना। तो हार्डवर्क इज इक्वल प्लस कंसिस्टेंसी प्लस आपका तीसरा जो है पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस होता है। तो आपको इन तीनों चीजों को बनाकर मेहनत के साथ, जज्बे के साथ, इरादे को मजबूत करके आगे बढ़ना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक लबासना की स्टिक जो है नहीं मिल जाए। इन लोगों को मिलने वाली है। ये 2527 में से 1011 बच्चों को बहुत जल्द लबासना की टिकट मिलने वाली है। आपको भी अगर चाहिए तो मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए, और दिन रात एक कर दीजिए, पूरे जी जान से। तब तक नहीं रुकना, मैं बोल रहा हूँ बार बार, मेरी इस बात का मान जरूर रखिएगा। तब तक नहीं रुकना है जब तक आप लोग लबासना नहीं पहुंच जाते। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।